हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी स्मार्ट क्लासेस। यह वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज जो हमने बनाई है उसका 5वां भाग है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस सीरीज के पिछले वीडियोज़ को अवश्य देखें, जिससे आप बेहतर ढंग से इस वीडियो से कनेक्ट कर सकें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए, और यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी नहीं भी करते हैं तो भी आप वीडियो को देखें, जिससे आप अपने देश की शासन व्यवस्था, संविधान आदि को अच्छे से समझ पाएं। आखिर हर दिन कुछ नया सीखने में क्या ही बुरा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो संघ और इसके राज्य क्षेत्र, इस लेक्चर में हम समझेंगे कि संविधान में हमारे देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कैसे राज्यों का गठन किया गया, कैसे उन्हें राज्यों में बांटा गया, कैसे आज़ादी के पहले भारत में राज्यों को बांटा गया था, और आज़ादी के बाद इसमें क्या क्या परिवर्तन आए। 1950 में जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के आज श्री नरेंद्र मोदी के सरकार तक भारत में राज्यों के गठन पर हम चर्चा करेंगे, और इसके लिए संविधान में क्या क्या उल्लेख किया गया है। बेसिकली हम आज संविधान के भाग 1 के बारे में जानेंगे, वही है संघ और इसके क्षेत्र। तो संविधान का भाग 1, इसके अंतर्गत 1 से 4 तक के अनुच्छेद के बारे में, और इसमें क्या बताया गया है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है, और इसमें संघ और इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। अब अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के ये राज्यों का संघ होगा। ठीक है। अब यह जो बात कही गई है, इस बात के दो मतलब हैं। पहला तो ये देश का नाम बताती है, नाम क्या है? इंडिया यानी भारत, और दूसरा राज पद्धति का प्रकार। अब जो हमारी संविधान सभा थी, तो संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी भी तरह का मतैक्य नहीं था। मतैक्य का मतलब होता है सारे का मत सेम होना। तो कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम जो भारत है उसी को रहने दिया जाए, जबकि कुछ लोगों ने जो आधुनिक नाम जो हमें ब्रिटिशर्स ने दिया था उसका इंडिया नाम की वकालत की। तो इस तरह संविधान सभा में दोनों को ही स्वीकार कर लिया गया, मतलब इंडिया यानी भारत, दोनों नाम भारत देश के हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है राज्यों का संघ होगा। अब यद्यपि संविधान का जो ढांचा है वो संघीय है, मतलब फेडरल है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के 2 कारण हैं। पहला तो कि भारतीय संघ राज्यों के बीच में किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका में। तो अमेरिका में क्या है कि जितने भी स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, उन सभी ने एक समझौता किया कि हम मिलकर के एक देश का निर्माण करते हैं, इसलिए उसका नाम है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि USA में अगर चाहें तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके स्टेट्स अलग हो सकते हैं। और भारत में क्या है? भारत में जैसा भीमराव अम्बेडकर जी ने दूसरी बात कही थी कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यह संघ है, ये विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है, और ये विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बांट दिया गया है। अब अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। 3 कौन कौन से प्रकार हैं? पहला राज्यों के क्षेत्र, मतलब जो राज्यों का एरिया है, यूपी का अलग एरिया, राजस्थान का अलग एरिया, उनके अंतर्गत जो क्षेत्र आ रहा है वो राज्यों का क्षेत्र। दूसरा है संघ क्षेत्र, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने एरिया हैं वो संघ क्षेत्र में। और नंबर 3 क्या है? ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों और यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, इनके नाम व क्षेत्र के बारे में ब्यौरा पहली अनुसूची में दिया गया है। अब आप ये पूछेंगे कि अनुसूचियां क्या हैं? तो इसका जवाब है कि भारत के संविधान में परिशिष्ट के रूप में अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। इसका मतलब है कि जो बातें अनुच्छेद में नहीं कही गई हैं या नहीं कही जा सकती, उन्हें अलग से एक जगह पर एक कॉलम बनाकर आप मान सकते हैं लिख दिया गया है, और ये उस कानून की जिसके लिए लिखी गई है उसकी व्याख्या करती है, तथा इसमें उससे रिलेटेड तथ्य, विवरण और नियमावली आदि दी गई है। तो ये है अनुसूची। अब अनुसूचियां हैं कितनी? तो जब संविधान बना था, मूल संविधान में इसकी संख्या 8 थी, लेकिन अब विभिन्न संशोधनों के बाद संविधान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। अब टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट, भाग
21 के अंतर्गत, जैसे हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं भाग 1, तो संविधान का भाग मतलब संविधान के चैप्टर्स, तो भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा सिक्किम। अब ये विशेष उपबंध का क्या मतलब है? जैसे घरों में अगर कोई बच्चा कमज़ोर है या कुछ और बात है, तो उसको क्लासेस में भी जो बच्चे कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में, तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती हैं, तो ऐसे ही उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। तो वैसे ही संविधान ने भी इन राज्यों के लिए कुछ विशेष उपबंध किए हैं। इनके विशेष उपबंध दिए जाने के कई कारण हैं, वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, अभी हम केवल भाग 1 पर चर्चा कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी विशेष उपबंध किए गए हैं। इनका विवरण कहाँ है? इनका विवरण है 5वीं और 6वीं अनुसूची में। इसको इंग्लिश में शेड्यूल कहा जाता है। अब भाग 1 के अनुच्छेद 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 2 में संसद को 2 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। शक्ति क्या है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संसद में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इसका क्या मतलब है कि संसद कानून के द्वारा, मतलब कानून से ऊपर उठ करके नहीं, कि जैसे राजनीति कर रहे हैं कि नए राज्य इस जगह पे हमको राज्य बना दें तो ज़्यादा फायदा होगा, ऐसे नहीं। जहाँ पर कानून की दृष्टि से जरूरी समझे और शर्तें, संविधान की शर्तों को मानते हुए वो नए राज्य बना सकती है और उनकी स्थापना कर सकती है। अब अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को 2 तरह की शक्तियां मिलती हैं। पहली है नए राज्यों को भारत में शामिल करे और दूसरा नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। अब पहली शक्ति का क्या मतलब है? पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है। मतलब कि ये जो राज्य भारत में नहीं है, जैसे मान लीजिए अभी पाकिस्तान अपना कुछ एरिया भारत को दे दे, पॉसिबल नहीं है, पर अगर वो दे दे भारत को कुछ राज्य, तो वो क्षेत्र अगर भारत अपने संघ में ले लेता है तो वो अधिकार अनुच्छेद 2 की पहले पॉइंट से मिलते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा ऐसे राज्यों को जो अस्तित्व में नहीं है या भारत संघ के हिस्से नहीं है, उनके प्रवेश और गठन से संबंधित है। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अच्छा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार अनुच्छेद 2 और 3 में। तो अनुच्छेद 2 और 3 में अंतर क्या है? अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है के प्रवेश और गठन से संबंधित है, लेकिन अनुच्छेद 3 क्या है? भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। मतलब कि अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों की पुनर्सीमन की व्यवस्था है, लेकिन अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि जो भारत संघ के हिस्से नहीं है वैसे राज्यों का भारत में प्रवेश और गठन। तो अब अनुच्छेद 3 की तरफ आते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? ये संसद को कुछ चीजों के लिए शक्ति देता है, जैसे नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन करना हो। अब इसमें क्या क्या है? किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का गठन कर देना। इसको कहते हैं राज्यों का पुनर्सीमन या उनकी सीमा में बदलाव करना। और दूसरा राज्यों का नाम बदल देना। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 3 के परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा संस्तुति के पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य, मतलब जिस राज्य के बारे में बात की जा रही है, उस राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है और मत निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत आ जाना चाहिए, परंतु यह मत बाध्यकारी नहीं है। अब इतना जानने के बाद हमने ये समझा कि संविधान संसद को अधिकार दे देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या फिर सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से, जैसा आपने देखा ना, मत के लिए भेजा तो जाता है लेकिन यह मत बाध्यकारी नहीं है। तो सीमा में परिवर्तन के संबंध में भी बिना राज्य की अनुमति से कदम उठा सकती है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। तो भारत को सही कहा गया है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं 1951 में भारत का मानचित्र किस प्रकार का दिखता था, राज्य किस तरह के, कौन कौन से राज्य थे, और
ये 2019 का मैप है, इसमें देखिए राज्य कैसे कैसे बट गए हैं। ये मैप में थोड़ी सी गलती है, ये ऐसा होना चाहिए यहाँ पर। मैप में अगर गलती हो तो माफ़ करें, मैप मैंने भी गूगल से डाउनलोड करके ही इसमें लगाया हुआ है। ये भारत सरकार द्वारा जारी कोई ऑफिशियल मैप नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 4। अब अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 4 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश या गठन जो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होता है, और नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं और क्षेत्रों व नामों में परिवर्तन जो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है, उसको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। और इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत से और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। अब संविधान के भाग 1 से संबंधित एक मामला उठा था, बेरूबाड़ी संघ मामला। इसमें प्रश्न था कि क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर दे और भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे। यह प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने तब आया जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए उससे इस बारे में पूछा गया। कैसे पूछा जाता है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अब ये मामला क्या था? अंग्रेजों ने भारत का बंटवारा तो जल्दी जल्दी में कर दिया था, पर किसी भी जगह का बंटवारा करने से पहले देखा जाता है कि सेम, जैसे भारत में कहा जाता है पग पग पर बोलियां बदलती हैं। तो अंग्रेजों ने बंटवारा कर दिया, उन्हें तो मालूम नहीं था कि कौन सी जगह या कौन से लोग किस प्रकार के हैं। तो उन्होंने भारत में रेड लाइन जो है उससे सीमा का निर्धारण कर दिया, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे रह गए जो भारतीय थे, लेकिन वो पूर्वी पाकिस्तान जो इस समय बांग्लादेश है उसमें चले गए, और कुछ जो बांग्लादेश के थे या पूर्वी पाकिस्तान के थे वो उस एथनिसिटी के थे, तो वो भारत में आ गए। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए उस समय नेहरू जी पीएम थे, तो आपस में बातचीत हुई कि हम वो जगह, कुछ जगह मतलब जो है उसको हम पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश को ट्रांसफर कर देते हैं, और बांग्लादेश की कुछ जो जगहें हैं जो भारत की हैं वो भारत वालों को बांग्लादेश ट्रांसफर कर देता है। उस समय पूर्वी पाकिस्तान था। तो उसी समय ये मामला आया, बेरूबाड़ी संघ मामला। अब उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, और यह कार्य अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करके ही किया जा सकता है। तो इस प्रकार संविधान में 9वां संशोधन किया गया, और इस संशोधन के माध्यम से ये जो क्षेत्र था इसको पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसमें पॉइंट्स पर आते हैं। पॉइंट क्या है? बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 का, भारत और पूर्वी पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण रेडक्लिफ लाइन के अनुसार हुआ। फिर सीमा विवाद, बेरूबाड़ी संघ, ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, इसको पाकिस्तान को दिया जाना था। फिर रेडक्लिफ अवार्ड जो था उसके विवाद का समाधान 1950 के बग्गे अवार्ड के अनुसार किया जाना था। 1958 में नेहरू और नून का समझौता हुआ इसको सुलझाने के लिए, इस विवाद को। अब जैसा मैंने बताया 1960 में 9वां संविधान संशोधन किया गया और ये क्षेत्र पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा विवाद का निर्धारण, इसको हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है, जो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा सामान्य रूप से किया जा सकता है, और लेकिन इसमें भारतीय क्षेत्र विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। तो ये विवाद काफी लंबा रहा। फाइनली इसमें क्या हुआ कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को अधिनियमित किया गया, और इसमें भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण कर लिया गया और भारत ने कुछ जमीन बांग्लादेश को ट्रांसफर कर दी। और इस समझौते के तहत भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच में ये जो समझौता हुआ, इसमें भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को ट्रांसफर किया और बांग्लादेश ने 51 अपने अंतर क्षेत्रों को भारत को ट्रांसफर किया। तो इसी के साथ ये जो विवाद था ये सुलझाया गया। अब इसी की पृष्ठभूमि हम देख रहे हैं कि 1958 में नेहरू नून समझौता हुआ, फिर बाद में बेरूबाड़ी संघ का जो विभाजन था उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई,
फिर अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति को परामर्श मिला। फिर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने, जो आर्टिकल 3 के तहत है, उसमें भारतीय क्षेत्र विदेश को देने की नहीं है। यह कार्य अनुच्छेद 368 में संशोधन करके ही किया जा सकता है। फिर 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 आया। इसमें क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया। फिर 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के मध्य सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है, परंतु इसमें भारतीय क्षेत्र विदेश को सौंपना नहीं है। फिर फाइनली 2015 में 100वां संशोधन नियम आया और वो 119वां बिल था। इसमें भारत बांग्लादेश जमीनी सीमा समझौता जो 1974 में हुआ था उसको हल किया गया। फिर 2011 में प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए गए। फिर भारत के 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को ट्रांसफर कर दिया गया और बांग्लादेश के 51 क्षेत्रों को भारत को ट्रांसफर कर दिया गया। अब संशोधन के अंतर्गत 4 राज्य जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा के भूभाग से जुड़े पहली अनुसूची के प्रावधानों में भी संशोधन किया गया। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो हमारे राज्य बने हैं, इतने बड़े बड़े राज्य और कुछ छोटे राज्य, उनका उद्भव कैसे हुआ और केंद्र शासित प्रदेश कैसे बने। तो आपको पता होगा कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो फिर से जो छोटे मोटे राजा महाराजा थे उन्होंने अपनी अपनी जमीनों पे अपना सिंहासन, अपना कब्जा कर लिया, खूंटा। तो जब आज़ादी मिली भारत को, तो आज़ादी के समय भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, राजनीतिक इकाइयाँ थी, वो 2 भागों में थी। पहली तो ब्रिटिश प्रांत, जिन पर ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सरकार और का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, और दूसरा देशी रियासतें, मतलब उनमें राजा शासन करता था लेकिन राजा अधीन था ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र और पृथक प्रभुत्व वाले देश, भारत और पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया। और ये जो थे छुटभइये देशी रियासतें, इनको 3 विकल्प दे दिए गए: भारत में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या फिर स्वतंत्र हो जाओ। तो स्वतंत्रता के बाद 552 देशी रियासतें थी जो भारत की सीमा में थी। अब इनमें से 549 भारत में शामिल हो गई। अब वो आसानी से तो शामिल नहीं हुई, पर इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हुआ उनमें। तो 549 भारत में शामिल हो गई। इन सबको एकीकरण करने का श्रेय वल्लभ भाई पटेल को जाता है, हमारे लौह पुरुष। तो जैसा बताया 549 भारत में शामिल हो गई, लेकिन बचती हैं अभी भी 3। तो इन तीनों ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब ये कहाँ कहाँ पर है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले थी ये जम्मू कश्मीर, दूसरा था हैदराबाद और तीसरा था जूनागढ़ गुजरात में। तो जम्मू कश्मीर का समझ में आता है, ये भाई भारत से बाहर ही थे। जूनागढ़ भी ये थोड़ा सा इधर था कोस्टल लाइन की तरफ, लेकिन ये जो हैदराबाद था ये पूरी तरह से भारत के अंदर फंस गए थे। तो ये इतनी आसानी से शामिल नहीं हुए भारत में, काफ़ी टेढ़ी खेल थी इन्हें शामिल करना। लेकिन वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष थे, उन्होंने किसी तरह से इन्हें शामिल कर लिया। ये कैसे कैसे हुए? हैदराबाद जो था उसको तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया, ये डंडे सही मानने वाले थे। फिर जूनागढ़ ये जनमत संग्रह द्वारा प्लेबिसाइट इसमें कराया गया, और कश्मीर ये विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कराया गया। तो फाइनली 552 रियासतें, देशी रियासतें भारत में शामिल हो गई। अब नेक्स्ट है 1950 में संविधान में भारत देश में राज्यों को 4 अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया था। वो कौन कौन से थे? भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। ये सभी जो टोटल इनकी संख्या थी वो थी 29। तो भाग क में वो राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था, मतलब वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर में थे। भाग ख में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था, मतलब कि वहां पर राजा थे लेकिन साथ में विधानमंडल भी था। और भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन और कुछ में शाही शासन था। लास्ट जो भाग घ है उसमें केवल अंडमान और निकोबार द्वीप को रखा गया था। अब भाग क में कौन कौन से राज्य थे? यहाँ पर ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। यहाँ पे राज्य कौन कौन से थे? असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश। ये आज के राज्य नहीं है, इनकी सीमाएं अलग थी। मद्रास ये तो इस समय राज्य भी नहीं है, ये तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत जिसका नाम अब उत्तर प्रदेश हो गया है, और पश्चिम बंगाल, ये भाग क में थे। नेक्स्ट है भाग ख। भाग ख में राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। इसमें
हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश। ये आपको दिख रहा है। फिर भाग ग, इसमें ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर ऑफ ब्रिटिश इंडिया तथा कुछ में शाही शासन था। इसमें कौन कौन से राज्य थे? टोटल 10 राज्य थे। अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। फिर भाग ग में अकेला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। अब जब देशी रियासतें टोटल जो 552 थी, इन्हें भारत में शामिल कर लिया गया, तो ये एकीकरण तो हुआ भारत का, लेकिन ये स्थायित्व तो नहीं था इसमें, तो ये अस्थायी व्यवस्था थी। अब इसके कारण देश के विभिन्न भागों में और मूलतः दक्षिण में मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाए। अब इन मांगों को देखते हुए जून 1948 में भारत सरकार ने S.K. धर इनकी अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। अब इन्होंने, जो इनकी कमेटी थी धर आयोग, इन्होंने दिसंबर 1998 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में क्या कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के अनुरूप किया जाना चाहिए। मतलब इन्होंने भाषाई प्रांत जो बनाने थे उनको रिजेक्ट कर दिया। अब भाई जब जनता की मांग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो फिर इससे असंतोष फैल गया। तो फिर इसके बाद फिर से दिसंबर 1998 में कांग्रेस द्वारा भाषाई प्रांत समिति का फिर से गठन किया गया। इसमें कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन्हीं का पहला पहला लेटर लेके JV और P, JVP कमेटी बनाई गई। सॉरी, ये 1998 नहीं है, 1948 है, 1948 है। ये मैंने पिछले में भी गलत बोल दिया होगा। ये 1948 है, 1998 नहीं। यहां पर भी 1948 और दिसंबर 1948। तो जब असंतोष फैला तो दिसंबर 1948 में 48 में कांग्रेस ने फिर से समिति बनाई, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। अब इस समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। अब इसने क्या कहा? राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन को इसने भी अस्वीकार कर दिया। अब जब इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया तो मद्रास में जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे, वो अपने आप को अलग होने के लिए उन्होंने एक लंबा आंदोलन शुरू कर दिया। अब उस आंदोलन में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, पोट्टी श्रीरामुलु। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे मजबूर हो गई सरकार और उसे फाइनली अक्टूबर 1943 में सरकार को मजबूरी में भाषाई आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। ये मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक करके बनाया गया। अब वही आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर निर्माण हो गया। अब एक बना तो फिर अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। अब इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में फिर से एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करनी पड़ी। ये फजल अली की अध्यक्षता में। ये हैं फजल अली। अब फजल अली आयोग में 2 अन्य सदस्य भी थे। फजल अली तो अध्यक्ष थे, दूसरे सदस्य थे KM पणिक्कर और HN कुंजरू। अब इस आयोग ने भी 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में इसने स्वीकार कर लिया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को एक मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। अब ऐसा है कि भारत में हर गांव में तो अलग बोली है और अब 2-4 गांव आगे चले जाएंगे तो भाषा में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। अब ऐसे राज्य बनने लगे तब तो फिर भारत में 100-150 राज्य बन जाते, तो इसने अस्वीकार कर दिया। अब इनका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। तो समिति ने किसी राज्य के पुनर्गठन की योजना के लिए 4 प्रमुख कारक बताए। वो कौन कौन से कारक हैं? देश की एकता और सुरक्षा का अनुरक्षण और संरक्षण, दूसरा भाषाई और सांस्कृतिक एकता, तीसरा वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क, और चौथा है प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन।
तो इस आयोग ने सलाह दी कि जो मूल संविधान के अंतर्गत 4 राज्यों का वर्गीकरण किया गया था, भाग क, ख, ग, घ, तो उसमें उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए और 16 राज्य और 3 केंद्र प्रशासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो अब इसके बाद भारत सरकार ने कुछ मामूली से परिवर्तन करने के साथ इनकी जितनी भी सिफारिशें थी, जितनी भी सलाह थी, उनको स्वीकार कर लिया और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो भाग क और भाग ख थे उनको समाप्त कर दिया और भाग ग को भी समाप्त कर दिया। इससे राज्यों के बीच में जो दूरियां थी वो खत्म हो गई। तो इसके फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। तो इनमें क्या किया गया कि कुछ जो छोटे छोटे राज्य थे उन्हें पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया और कुछ को संघ शासित क्षेत्रों के तौर पर पुनः स्थापित किया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा जो कोचीन राज्य था उसका त्रावणकोर और मद्रास राज्य का मालाबार तथा दक्षिणी कन्नड़ के करसगोड़े आदि को मिलाकर एक नया राज्य केरल बना दिया गया। फिर हैदराबाद के तेलुगु भाषी जो थे उनको तो पहले से ही आंध्र प्रदेश बना दिया गया था। और मध्य भारत, ये सब इधर की स्लाइड में है, मध्य भारत जो है ये, इसमें विंध्य प्रदेश और भोपाल आदि राज्यों को मिलाकर मध्य प्रदेश का निर्माण कर दिया गया। ऐसे ही सौराष्ट्र और कच्छ को मिलाकर, कच्छ को बॉम्बे राज्य में और कुर्ग को मैसूर में, ऐसे काफ़ी सारे राज्यों को एक दूसरे की सीमा में बदलाव करते हुए नए राज्यों का सृजन किया गया। अब हम देखते हैं 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य और संघ शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी। जैसा आप फोटो में देख रहे हैं 1956 में इंडिया इस तरह का था। बाद में 2022 में आते आते मैप में कितना ज़्यादा परिवर्तन हुआ है आप जानते ही हैं। तो 1956 में जो राज्य का पुनर्गठन हुआ उसमें काफ़ी व्यापक स्तर पर राज्यों का बंटवारा किया गया था और लेकिन फिर भी भारत का जो राजनीतिक मानचित्र था उसमें काफ़ी ज़्यादा विविधता थी और जो राजनीतिक दबाव थे उनके चलते फिर परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता और अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों की निर्माण की मांग उठने लगी। तो 1956 में आप देख रहे हैं कौन कौन से राज्य थे। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, कौन कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश भी उस समय केंद्र शासित प्रदेश था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय जो लक्षद्वीप है, और अमीन द्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा, ये सारे केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 1956 के बाद फिर से जब आवश्यकता महसूस हुई तो फिर से नए राज्य बनाए गए। वो कौन कौन से थे? महाराष्ट्र और गुजरात। 1960 में गुजरात 15वां राज्य बना। पहले बम्बई का भाग था। तो 1960 में जो बम्बई था उसमें 2 भाषीय लोग रहते थे, आधे मराठी बोलने वाले और आधे गुजराती बोलने वाले। तो गुजराती जो बोलने वाले थे उनको गुजरात राज्य बना दिया गया और मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र राज्य बना दिया गया। नेक्स्ट है दादरा एवं नगर हवेली। तो 1954 में जब ये स्वतंत्र हुआ, इससे पहले यहाँ पर पुर्तगाल का शासन था और 1961 तक यहाँ के लोगों ने खुद ही से अपना शासन चलाया। फिर 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 आया और इसके बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कब? 10वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा। फिर नेक्स्ट है गोवा, दमन और दीव। तो जो पुर्तगाली थे, अंग्रेजों ने तो भारत को छोड़ दिया लेकिन पुर्तगाली भारत से जा ही नहीं रहे थे, गोवा पर उन्हीं का शासन था। फिर 1961 में पुलिस कार्रवाई भारत सरकार ने की और इन तीनों क्षेत्रों को भारत में मिला लिया। फिर 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा सबसे पहले इन तीनों को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर नेक्स्ट है पुडुचेरी। अब पुडुचेरी, अगर आप भारत का मैप जानते हैं तो पुडुचेरी ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में है भारत के। कौन कौन से? केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसका कारण क्या है कि पुडुचेरी का जो क्षेत्र था वो फ्रांसीसी, मतलब जहां पर फ्रांसीसी का नियंत्रण था, वो क्षेत्र पुडुचेरी में है।
और 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को दे दिया। अब भारत भी तब से ये सारे को मतलब ये जो चारों पार्ट हैं इनको पुडुचेरी का केंद्र शासित प्रदेश ही अलग तरह से मान रहा है या उसी तरह से इनका शासन किया जा रहा है। अब जब 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को दे दिया तो फिर 1962 तक इसका जो शासन था उसे अधिग्रहित क्षेत्र की ही तरह से इसका शासन किया गया। फिर 14वें संविधान संशोधन के बाद में इसे यूनियन टेरिटरी या संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। इसमें कौन कौन से जगह हैं? ये टोटल 4 जिलों में विभाजित है। कौन कौन से? पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम। फिर नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के ट्वेन सांग क्षेत्र को मिलाकर भारत का 16वां राज्य बनाया गया। ये नागा लोगों के विरोध के चलते ये किया गया, उनको संतुष्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट है हरियाणा। ये हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, ये जो हैं ये राज्य, ये 1966 में पंजाब से हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य बनाया गया। ये 17वां राज्य बना और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तथा पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और बाद में 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये 18वां राज्य बना। फिर नेक्स्ट है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो 1972 में संघ शासित क्षेत्र जो बनाए गए थे मणिपुर और त्रिपुरा, इनको और असम में से एक उप राज्य बनाया गया था मेघालय, इनको भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये क्रमशः मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां राज्य बना। फिर नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम की कहानी ही अलग है। 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था। यहाँ पर चोग्याल वंश का शासन था। फिर 1947 में जब ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया तो सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया, मतलब भारत उसकी रक्षा करता था, वो सेपरेट ही था। तो भारत सरकार ने इसके डिफेंस, रक्षा, फॉरेन अफेयर्स, विदेश मामले और संचार का उत्तरदायित्व लिया। बाद में 1974 में सिक्किम ने भारत में शामिल होने की अपनी इच्छा जताई। उसके बाद संसद ने 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1979 पारित किया। इसके द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। अब इसके लिए संविधान में पहले से तो कुछ मौजूद था नहीं, तो इसके लिए एक नया अनुच्छेद बनाया गया, अनुच्छेद 2 का, और एक नई अनुसूची। पहले तो कितनी अनुसूची थी? 8 मूल संविधान में। फिर इसके लिए एक 10वीं अनुसूची बनाई गई और उस अनुसूची में संबद्धता की शर्तें और नियम का उल्लेख किया गया। लेकिन इसके द्वारा जो सिक्किम के नागरिक थे, लोग थे, उनकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। तो फिर 1975 में जनमत संग्रह कराया गया, वहाँ के लोगों से पूछा गया, तो फिर उन्होंने चोग्याल जो वंश वहाँ था उनका शासन समाप्त करने के लिए मत दिया। और इसके बाद सिक्किम ये 36वां संविधान संशोधन नियम 1975 के द्वारा अनुच्छेद जो 2 क बनाया गया था और 10वीं अनुसूची, इनको हटा दिया गया और पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन किया गया। इससे अनुच्छेद 371 च एक नया अनुच्छेद ऐड किया गया। इसके माध्यम से सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए। इसके बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनाया गया। फिर नेक्स्ट है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो 1987 में मिजोरम 23वां राज्य बना, अरुणाचल प्रदेश 24वां और गोवा 25वां राज्य बना। फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये सन 2000 में छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना, उत्तराखंड 27वां राज्य बना और झारखंड 28वां राज्य बना। फिर नेक्स्ट है तेलंगाना, 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके 29वां राज्य बनाया गया। फिर अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो अक्टूबर 2019 में ये जो धारा 370 हटाई गई, 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर और अनुच्छेद 35A को निरस्त करके जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। तो ये है जम्मू कश्मीर का एरिया और ये है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का एरिया। फिर नेक्स्ट है
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। इन्हें 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस प्रकार इस समय वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं भारत में। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।